का एक साथ एक ही समय यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। ये कहा था आपके, एक नाम था उनका, उनको क्या कहते हैं अपन, ये तो बात है ना, स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही समय में यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। अगर करोगे तो त्रुटि आएगी, और कितनी त्रुटि आएगी, h/2 से अधिक की त्रुटि आएगी। यह कहना था हाइजेनबर्ग का, और यही क्या कहलाता हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने 2-3 तर्क दिए, और उसके बाद में उसके अनुप्रयोग भी हम पढ़ने वाले, यानी उससे क्या प्रूव किया गया। तो एक स्पष्टीकरण कलम ने पढ़ा था, दूसरा स्पष्टीकरण आज अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये स्पष्टीकरण आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर 2 स्पष्टीकरण आ गए या अनुप्रयोग आ गए तो ये कुल मिलाकर अपने को भाई मोटा क्वेश्चन 3 नंबर अपना दे देता है। सीधा क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन समझाइए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 नंबर का हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और 2 नंबर का आपका ये प्रयोग हो गया। ठीक, इस प्रकार से कार्य अपने को करना रहता है। तो 3 नंबर अपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से कन्फर्म पूछे ही जाते हैं, और ये कार्य अपने को करना है। तो यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ एक आपके पास में डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें संकीर्ण रेखा छिद्र क्या है, AB है। ठीक है, और पर्दे पर इसका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया है। तो पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया गया है, तो 2 दिशाओं में, एक तो x है और एक ये क्या है, y है। तो x दिशा के सापेक्ष अधिकतम क्या है, पर मुख्य x के सापेक्ष इसका अधिकतम विवर्तन प्राप्त हो रहा है, और इसके लंबवत दिशा में है। तो यहाँ पर लंबवत दिशा में ही इसमें क्या है, ये दूरी है, संकीर्ण रेखा छिद्र की चौड़ाई है, वो कितनी मान ली मैंने, डेल y मान ली है। ठीक है, तो इसके लिए हम कार्य करेंगे, और हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनों का संकीर्ण किरण पुंज है, वो इस रेखा छिद्र पर आपतित होता है और पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, पर्दे पर प्रथम न्यूनतम तीव्रता है वो थीटा कोण पर प्राप्त होती है। देखो, ये उच्चिष्ट और ये क्या है, निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट फिर निम्निष्ट, ऐसे इधर भी उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट। प्रथम निम्निष्ट की बात कही जा रही है, कितने एंगल पर प्राप्त हो रहा है अपने को, थीटा एंगल पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इसमें विवर्तन, तो आपने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो विवर्तन का सिद्धांत हम काम में लेते हैं, और संकीर्ण रेखा छिद्र से विवर्तन का जो सिद्धांत है उसमें हम विवर्तन सूत्र से कह सकते हैं कि भाई डेल वाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लेमडा, जहाँ लेमडा क्या आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल वाई का मान, तो डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, लेमडा अपॉन साइन थीटा, समीकरण 1 मान तो प्राप्त हो गया डेल वाई, और ये क्या है, स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है ना, तो डेल वाई का मान प्राप्त हो गया। अब इलेक्ट्रॉन रेखा छिद्रों पर आपतित होता है, तो आपतित होने की स्थिति निश्चित नहीं होती कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आपतित होगा, और स्थिति में अनिश्चितता होगी। ठीक है, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन x दिशा में गति करता है, इसलिए y दिशा में इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 होगा, और रेखा छिद्र से विवर्तन के पश्चात थीटा से माइनस थीटा के मध्य किसी भी कोणीय स्थिति में परिवर्तित हो सकता है। देखो क्या कहना है, उन्होंने कहा, हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया था पहले, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर ये जो कण आ रहा है, आप ये तो नहीं बता सकते कि ये वाला जो x इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसके सापेक्ष चल रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि यहाँ पर आप क्या डाल रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन पुंज डाल रहे हैं। ठीक है ना, पुंज है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सभी की स्थिति क्या है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये x इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर जा रहा है, ये y इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर जा रहा है, या फलाना इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर से गति कर रहा है। इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता होगी। कितनी अनिश्चितता हो सकती है, तो जितनी रेखा छिद्र की चौड़ाई उतनी अनिश्चितता होनी है। ठीक है ना, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, तो डेल वाई उन्होंने कहा कि ये तो स्थिति में अनिश्चितता होगी। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा संवेग में अनिश्चितता, तो उन्होंने कहा पहले देखो ये x के सापेक्ष है, और अब यहाँ से कितने यहाँ तक परिवर्तित हो रही है, और ये इधर क्या से यहाँ तक, यानी एक तरफ थीटा और दूसरी तरफ क्या मान ले, माइनस थीटा,
यानी 2 थीटा के जो रेंज है उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो विवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y दिशा में इलेक्ट्रॉनों का संवेग है वो p साइन थीटा से माइनस p साइन थीटा तक कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि y दिशा में संवेग की अनिश्चितता, y दिशा में संवेग की अनिश्चितता कितनी होगी? तो y दिशा में संवेग की अनिश्चितता, y दिशा में संवेग की अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? तो y दिशा में संवेग की अनिश्चितता होगी डेल पी वाई, और डेल पी वाई का जो मान होगा वो होगा आपका p साइन थीटा से लगाकर माइनस का p साइन थीटा। यानी भाई हमने कहा कि इधर p साइन थीटा है, ऊपर मान लो चाहे p साइन थीटा, तो नीचे क्या मान लिया, माइनस का p साइन थीटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिवर्तन होता है, और ये मेजर किसके सापेक्ष है, एक्स एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से दिशा क्या हो गई इसकी, परिवर्तित हो गई। तो कितना मान आ गया, 2p साइन थीटा, जहाँ p क्या है, इसका संवेग है। ठीक है, तो स्थिति में अनिश्चितता आ गई और संवेग में अनिश्चितता आ गई। तो दोनों का गुणा कर दें तो क्या मान आ जाएगा, डेल y इंटू डेल पी वाई। ये डेल p किसको व्यक्त कर रहा है, आपके संवेग में अनिश्चितता। y जो इसका सब्सक्रिप्ट है ये शो कर रहा है कि ये y दिशा में अनिश्चितता है। तो दोनों को गुणा कर देंगे, लेमडा अपॉन साइन थीटा इंटू 2p साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, 2p लेमडा ये वाला मान है वो अपने को क्या होगा, इसमें प्राप्त हो जाएगा। और p लेमडा होता है डी ब्रोगली की जो डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम कह सकते हैं p लेमडा इज इक्वल टू h। ठीक है, तो ये कितना मान आ गया, 2h मान आ गया। और 2h इज ग्रेटर देन h कट बाई 2। एच कट से तो बड़ा है निश्चित रूप से, क्योंकि एच कट क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। तो एच कट से ही बड़ा है तो h अपॉन 2 से तो बड़ा होना ही है। तो हमने क्या कह दिया, 2h इज ग्रेटर देन h कट बाई 2। तो यह है परिणाम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सहमति को व्यक्त करता है। तो उन्होंने कहा देखो ये डी ब्रोगली के अनुसार भी ये ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरा जो सिद्धांत मतलब हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो क्या है, ओके है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हमने संकीर्ण रेखा छिद्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्धारण। तो दोनों के द्वारा हमने प्रूव कर दिया कि ये जो आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है ये क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रूव कर ही दिया। तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, एक न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं, फिर इसके अनुप्रयोगों पर हम जाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर हो, स्थिति में अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर है। ठीक है ना, स्थिति में अनिश्चितता है वो क्या है, 0.1 नैनोमीटर है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मान कितना हो जाएगा, डेल एक्स, सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं कौन सा मान ले लेता हूँ, इक्वल टू वाला न्यूनतम। ठीक है, तो डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है 0.1 नैनो यानी 10⁻⁹
इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच कट। अब एच कट की वैल्यू क्या है, एच कट बाई 2। तो एक तो तरीका है कि आपके पास में एच की वैल्यू इसमें रख लीजिए, और एच की वैल्यू क्या होता है, एच बराबर होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻, का प्लांक नियतांक का मान -34 होता है क्या, बाई 2 इंटू 2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, या 2 पाई लिख दो। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, ये वाली वैल्यू आप रख सकते हैं इसमें 6.626 10⁻⁻34, ठीक है, और उधर ये मान आ ही गया। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल पी एक्स कितना हो जाएगा 6.624 10⁻, या 226 हो सकता है 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, ठीक है, 1428 गुणा बट्टे गुणा 10 की घात -10, क्योंकि 10 की घात -9 और 1 ये, तो 10 की घात -10। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो कितनी आएगी, संवेग में अनिश्चितता। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इसका जो मान है वो 0.54 इंटू 10⁻6 अच्छा, वेग में अनिश्चितता पूछिए भाई, वेग में अनिश्चितता पूछिए, और वेग में अनिश्चितता पूछिए तो पी तो क्या होता है संवेग, तो वेग में अनिश्चितता m से भी गुणा करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है उसका यहाँ पर लगाएंगे आप भाग, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इन 10⁻⁻, का 31 होता है क्या, 9.1 इन 10⁻⁻, का 31। अब आ जाएगा ये मान आपका, ठीक है ना। संवेग में अनिश्चितता पूछता तो डेल पी एक्स आ जाता, ये वाला पूरा मान आ जाता। लेकिन पूछा है क्या है वेग में अनिश्चितता, तो हमें इसमें भाग किसका लगाना पड़ेगा, द्रव्यमान का भी भाग लगाना पड़ेगा। ये विशेष बात थी इस क्वेश्चन में पूछी जाने वाली, जो मैंने आपको इसमें बताई है। लगभग कितना आएगा वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, और बाई हैंड ही कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर आई होप आप जब बैठे हैं तो आप अपने रफ रजिस्टर में इसका मान निकाल कर देखेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार आप निकाल लेंगे तो भले आप बाद में वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाता कैसे कैलकुलेशन ज्ञात किए, लेकिन कैलकुलेटर अपने अलाउ रहता नहीं है फिजिक्स में, तो फिर आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो जो बाई हैंड आपकी कैलकुलेशन की हुई होगी तभी तो वहाँ करोगे, नहीं तो क्या करोगे। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। और ये इस प्रकार से कैलकुलेशन है वो इसकी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसका डेटा चेंज हो सकता है, यानी इसका संवेग है, स्थिति में अनिश्चितता यहाँ क्या दे दी 0.1 नैनोमीटर दे दी, मैं इसको 0.5 नैनोमीटर दे दूँ या 5 एंगस्ट्रॉम दे दूँ, तो आपको पता होना चाहिए एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है 10⁻10 होता है, 5 है तो 5 का भाग लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कार्य है वो आपको करना है। तो ये अपना एक न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग हैं। पहला, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, ठीक है। यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व से क्या मतलब है, हम कह सकते हैं कि नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पाया जाता है, अस्तित्व उसका नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व है। लेकिन मैं इसको मानकर चलता हूँ ठीक अपोजिट, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है।
तो पाया जाता है, ऐसा मानकर हम इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, नाभिक है तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो फर्मी लेवल की होती है। जैसे नाभिक ये यहाँ पर है, तो ये क्या है, इसका नाभिक है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेंगे, गति करेंगे। और ये किस लेवल की होती है? तो मैं कहता हूँ कि ये फर्मी लेवल, यानी 10⁻⁻15 मीटर, इस लेवल की ये होती है। तो 10⁻⁻15 मीटर, और साथ में क्या होगा, तो 5 फर्मी मीटर, 5 फर्मी लेवल की ये होती है। ठीक है ना। तो 5 फर्मी लेवल की क्या हो गई, इसकी त्रिज्या है वो हो गई। तो स्थिति में अनिश्चितता तो क्या हो गई, तो मैं ये मान ही रहा हूँ कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अस्तित्व माना है मैंने। तो त्रिज्या, और ये त्रिज्या क्या हो गई, इसकी स्थिति में अनिश्चितता। भाई इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूँ कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो पाया जाता है तो इतनी दूरी में तो होगा, कहीं भी हो चाहे। अनिश्चितता कहाँ से कहाँ तक है, या तो यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर इस रेंज में परिधि में कहीं भी होगा। ठीक है, और परिधि में कहीं भी होगा तो उस कंडीशन में उसका मान कितना हो जाएगा। तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी आ गई, फर्मी लेवल की आ गई, और कितनी वैल्यू हो गई, R बराबर 5 × 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे पास में क्या हो गया, R की वैल्यू हो गई। दूसरा क्या है, इसकी संवेग में अनिश्चितता। तो संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है अपने को। तो डेल पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, h कट बाई 2 डेल एक्स, ये मान हो जाएगा। h कट की वैल्यू या तो याद रख लीजिए, या फिर वही मान h/4 उस हिसाब से आप मान रख सकते हैं। या h कट की जो वैल्यू डायरेक्ट होती है 1.054 10⁻⁻34, ये भी आप याद रख सकते हैं। h कट की वैल्यू 2 × डेल एक्स क्या है, 5 × 10⁻⁻15, 5 × 2 10, तो 10⁻⁻14, 14 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, तो 1.054 × 10⁻⁻20, ये किसका मान आ गया, डेल पी एक्स का मान है वो आ गया। ठीक है ना। यानी इतनी इसमें संवेग में अनिश्चितता होनी चाहिए। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग कितना होना चाहिए, इतनी संवेग में अनिश्चितता, मतलब न्यूनतम संवेग की बात करें, क्योंकि ये कंडीशन जो मानते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू यही तो होती है। तो हम किसको लेकर चलते हैं, इस इक्वल टू को लेकर चलते हैं। तो P मिनिमम, यानी नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो न्यूनतम संवेग कितना रहता है इसका, तो इसका न्यूनतम संवेग रहता है 1.04 × 10⁻⁻20। संवेग है तो संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम, ये तो यानी द्रव्यमान, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, इसका मात्रक है। तो ये P मिनिमम हो गया, और P मिनिमम हो गया तो आइंस्टीन का आपेक्षिकीय संवेग ऊर्जा संबंध से हम न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और न्यूनतम दूरी क्या कहती है कि E मिनिमम है, ये कितना होना चाहिए, तो P मिनिमम का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, P मिनिमम का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस m0 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी ये तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से जितना उसका संवेग है, जितना उसका द्रव्यमान है, उससे प्राप्त हो जाएगी, और ये P मिनिमम इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो मान है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, E मिनिमम भाई m0 सी है, ये इससे बहुत छोटा है, हम कहते हैं m0 सी स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन P मिनिमम सी स्क्वायर, इससे बहुत छोटा है। ठीक है ना, P मिनिमम सी इससे बहुत छोटा है। बहुत छोटा है इसका मतलब क्या है कि इसको मान लो नगण्य, इसको नगण्य मान लो, तो ये E मिनिमम क्या रह जाएगा, E मिनिमम रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P मिनिमम इंटू सी। P मिनिमम की वैल्यू आपके पास है 1.054 इंटू 10⁻⁻20 इंटू प्रकाश का वेग पता ही है 3 × 10⁸,
तो कितना हो जाएगा, 4 त्रिक 12, 5 15 16 और 3, 3.162 इंटू 10⁻⁻12 ये वाला मान है वो। और ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। तो ये मात्रक किसमें आ गया, जूल के अंदर। 3.162 इंटू 10⁻⁻12 जूल। या फिर दूसरा तरीका रहता है, इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन का भाग लगा दिया जाए तो ये कितना मान किसके बराबर आता है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास इसका मान है वो आता है। तो इस प्रकार नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए क्या है, न्यूनतम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए। परंतु बीटा 6 प्रयोगों से प्रेक्षित किया गया है कि अस्थायी नाभिक से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है वो कितनी होती है। तो बीटा 6 ये क्या कहता है कि उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी कितना होती है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होती। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया यहाँ पर किसके लिए, ई मिनिमम किसके लिए है, अपनी इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का क्षय यानी बीटा क्षय, ठीक। बीटा क्षय जब हुआ तो उसकी एनर्जी कितनी देखी गई, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखी गई। लेकिन जब हमने माना, हमने ये कहा कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी ऊर्जा की कैलकुलेशन की गई तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि वास्तव में मिली कितनी, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नाभिक है इसमें इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना भाई। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना यहाँ पर भाई, पाई जाती है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रायोगिक हम क्या कह रहे हैं कि होनी कितनी चाहिए, अगर अंदर रहता तो कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नहीं है इतनी एनर्जी तो हम कह सकते हैं भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या प्रूव कर दिया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व नहीं होता है। विपरीत लेकर चले थे, शुरुआत में हमने माना था कि अस्तित्व होता है, लेकिन प्रूव हमने क्या कर दिया कि अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो ये अपने इक्वेशन है वो हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इसका अनस्तित्व का एक और अनुप्रयोग है वो हम देखते हैं। और वो कौन सा है, वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। तो वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार क्या है, देखो वर्णक्रमीय रेखाएं क्या होती है, ये है न्यून ऊर्जा स्तर, न्यून ऊर्जा स्तर, और ऊपर वाला क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर। जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यून ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, फोटोनों का उत्सर्जन करता है। एक अगर इलेक्ट्रॉन हो तो फोटोन का उत्सर्जन करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे फोटोन्स होंगे, या मैं उसको क्या कहता हूँ, वर्णक्रमीय रेखाओं का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। और फिर से कुछ समय ठहरते हैं और पुनः क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन कहते हैं भाई यहाँ से ये यहाँ जाता है और 10 टू दी, अब देखो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो फोटोन का ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है। कुछ समय यहाँ रुकेगा और फिर बाद में वापस यहाँ आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो जितना फोटोन लिया था उतना का उतना बाहर ले भाई, तेरा तुझको अर्पण। जितना लिया था उतना का उतना क्या कर दिया, बाहर वापस उत्सर्जित कर दिया। और कितने समय यहाँ रुका तो ये कहलाता है पुनरावृत्ति काल। जो समय यहाँ पर रुकता है विश्रांति काल, वो है आपका 10⁻⁸ सेकंड। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात है वो होती है। सारे इलेक्ट्रॉन एक, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, उत्तेजित स्तर की ऊर्जा का परिकलन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम ऊर्जा स्तर के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन है उत्तेजन समय में, ठीक है। तो हम यहाँ पर
अनिश्चितता सिद्धांत को काम में लेते हैं हाइजेनबर्ग के। तो यहाँ पर हम जो काम में लेते हैं डेल ई एंड डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। देखो स्थिति और संवेग में अनिश्चितता होती है, ऐसे ऊर्जा और समय की अनिश्चितता भी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत को इस बार काम में लेंगे। यानी हमें समय तो पता चली गया कि 10⁻⁻8 सेकंड रहता है, तो हम ऊर्जा की अनिश्चितता भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कर लीजिए डेल ई मिनिमम कितना हो जाएगा बराबर एच कट, तो एच कट बाई 2 डेल टी। अब ये मान एच कट का मान 1.054 10⁻⁻34 बाई 2 डेल टी 10⁻⁸। ठीक है, मान रख लीजिए। तो कितना मान ये आता है, तो कैलकुलेट अब जब आप इसमें करेंगे तो भाग लगा दीजिए, 10 में भाग लगाएंगे तो 5.2754 10 की घात 1 बढ़ जाएगी इसमें, 10 की घात -35 बटे, इधर बढ़ाएंगे ना इसमें 10 की घात -35 और इधर 8 तो 10 की घात -27, और ये किस में आएगा आपका जूल के अंदर। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये मान रहता है 3.3 × 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका मान है, डेल ई मिनिमम। ठीक है, तो इतना डेल ई मिनिमम आता है। तो इस ऊर्जा के कारण उत्तेजित स्तर की ऊर्जा में स्वाभाविक विस्तार होता है। परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा में डेल ई विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण फोटोन की आवर्ती में परिवर्तन। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ऊर्जा। अब ऊर्जा, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ऊर्जा किसके बराबर है, ई बराबर एच न्यू। हम कह रहे हैं वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, तो स्वाभाविक विस्तार रेखाओं का तो वो आवर्ती के पदों में होगा, तो हम इसको किसके बराबर कर देते हैं, हम कह देते हैं ये किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। और एच न्यू के बराबर है तो इसका भाग लगा देते हैं एच का, तो ये मान कितना आ जाएगा, तो भाई डेल न्यू, एच न्यू मतलब एच डेल न्यू, और डेल न्यू का मान कितना आ जाएगा, तो डेल ई मिनिमम डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो ये मान रहा आपका 3.3 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 6.6 10⁻⁻34। ये जब भाग लगाएंगे आप तो आपको मान है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना मान लगभग प्राप्त होता है, तो ये मान अपने को प्राप्त होता है लगभग 7.96 × 10⁻⁸ सेकेंड इनवर्स आवर्ती का मात्रक होता है, या पर सेकेंड 7.96 × 10⁻6 होता है। ये कैलकुलेशन आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना स्वाभाविक विस्तार पाया जाता है, और इसके कारण उत्तेजित परमाणु में कभी भी एकल आवर्ती के फोटोन उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि म्यू माइनस डेल म्यू से म्यू प्लस डेल म्यू आवर्ती में फोटोन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो ये वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार देखा गया। इसका मतलब ये इतना ही नहीं, न्यू अगर है तो न्यू से न्यू माइनस डेल न्यू और न्यू प्लस डेल न्यू, इतना परिवर्तन होता है, न्यू से न्यू माइनस डेल न्यू और न्यू प्लस डेल न्यू। ठीक है, तो ये बीच की रेंज है, तो ये न्यू है तो इतना ऊपर और इतना नीचे, इतना परिवर्तन है वो होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इतना जो परिवर्तन है 2 डेल न्यू का, ये क्या कहलाता है आपका वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। तो ये हमने पढ़े हाइजेनबर्ग